अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा की, जो कि 3 दिन बाद यानी कि 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले तमाम सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अमले ने मिलकर यात्रा का ट्रायल रन किया, जिसमें यात्री बसों को पूरी सुरक्षा के साथ बेस कैंप से रवाना किया गया। इस ट्रायल रन के जरिए यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालटाल बेस कैंप पहुंचे। 3 जुलाई से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियों को परखने के लिए पहले मॉक ड्रिल की गई और अब इस यात्रा का ट्रायल रन किया गया, जिसमें बेस कैंप से यात्री बस को पूरी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। हालांकि इस बस में कोई यात्री सवार नहीं था। यात्री बस का ये काफिला जिस यात्रा मार्ग से गुजरा, वहां पूरे रास्ते सुरक्षा का अभेद्य चक्र दिखाई दिया। जम्मू से लेकर उधमपुर तक और रामबन से लेकर बनिहाल तक तमाम सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अमला ट्रायल रन के दौरान चौकन्ना नजर आया। अमरनाथ यात्रा को कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज एक मॉक ड्रिल जो थी वो की गई। इसमें लगभग 25 से 30 गाड़ियां और साथ में पुलिस, अर्धबल सैनिक, सेना तथा अन्य सुरक्षा की एजेंसियों की गाड़ियां तथा उच्च अधिकारी जो कि पुलिस तथा प्रशासनिक सेवा से थे, वो इस यात्रा के साथ गए। उन्होंने जगह जगह यात्रा के अरेंजमेंट्स को देखा और जहाँ पे भी उन्हें कमी लगी, उन्होंने मौके पर ही इन जो प्रॉब्लम्स थी इनको दूर करने के निर्देश दिए। इस ट्रायल रन के जरिए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर छोटी छोटी तैयारियों की समीक्षा की, ताकि जब 3 जुलाई से यात्रा का आगाज हो तो देश और विदेश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। यही वजह रही कि ट्रायल रन के दौरान यात्रा का जिम्मा संभाल रहे आला अफसरों की टीम हर उस पड़ाव पर पहुंची जहां से तीर्थ यात्रियों का काफिला गुजरने वाला है। इस वक्त हम लांबर ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पे लंगर की बात करें, रिहाइश की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 3 तारीख को जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था जो है वो जम्मू भगवती नगर से निकल के श्रीनगर बालताल की तरफ जाएगा और बानिहाल के इस लांबर ग्राउंड में जम्मू से आने वाली यात्रा को भी रोका जाता है और श्रीनगर से आने वाली यात्रा को भी रोका जाता है। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हमरा जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां, चाहे डिविजनल कमिश्नर हैं, एसएसपी डिविजनल कमिश्नर है, आईजी जम्मू है या सीआरपीएफ के, पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त जो है बानिहाल लांबर ग्राउंड से पूरा चेकअप करके पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, यात्रा का अरेंजमेंट देख के अभी वापस जा रहे हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त, यहाँ रहने के बंदोबस्त, लंगर का बंदोबस्त, सैनिटेशन का सब कुछ किया गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद होने जा रही इस तीर्थ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकसी बरत रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के दौरान सीएपीएफ की कुल 581 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान शामिल हैं। इसके अलावा आतंकी खतरों को रोकने के लिए यात्रा मार्ग पर एफआरएस यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि किसी भी संभावित आतंकी हमले को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। बालटाल बेस कैंप पर सुरक्षा को लेकर ऐसा ही बंदोबस्त दिखाई दिया। इस वक्त हम अमरनाथ यात्रा का जो एक सबसे बड़ा बेस कैंप है बालतल सोनमर्ग में वहीं मौजूद हैं और यात्रा की तैयारियां जो हैं पूरी तरह चल रही हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। यहाँ की तरफ आपको दिखाऊंगा, ये बालतल बेस कैंप है और अमरनाथ यात्रा का जो सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक है और अभी तैयारियां जो हैं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और इस बार जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरा जो फोकस है वो सिक्योरिटी पे है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीधा जो आतंक का साया है वो
यात्रा पे दिख रहा है और उसीलिए इस साल अनप्रेसिडेंटेड जो है सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए बालटाल बेस कैंप पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले इस साल यात्री सुविधाएं ज्यादा बेहतर हुई हैं। आज यहाँ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, सुरक्षा एजेंसियों के भी सीनियर ऑफिसर्स थे। बैठक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि पिछली 4 यात्राओं को मैंने खुद देखा है। इंतजामात काफ़ी बेहतर किया है प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है और सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा इस बार पहले की तुलना में और सफलतापूर्वक लोग कर सकेंगे और जो भी देश भर से श्रद्धालु आएंगे वो एक बेहतर अनुभव लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू शिविर से रवाना होगा। इसके बाद श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। उधमपुर से अनिल दुबे, बनिहाल से राशिद रसूल और बालटाल से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए इस बार मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ की भूमिका काफी अहम होने वाली है। सीआरपीएफ की तैयारियों से जुड़ी हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए जो कॉन्वॉय निकल रहा है उसके लिए बाकायदे सीआरपीएफ की तरफ से रोड ओपनिंग पार्टी अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। मैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा रूट पर मौजूद हूं और जो NH-44 है उस पर किस तरीके से रोड ओपनिंग पार्टी लगाई गई है इसको आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है वो सीधे जाती है, यहाँ से सीधे बालटाल और पहलगाम के लिए दूसरा एक्सेस जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोड ओपनिंग पार्टी में किस तरीके से कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बड़ा दस्ता होता है ये सीआरपीएफ का जो K9 टीम है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर आईडी किसी ने छुपाया हुआ है या फिर बम कहीं पर प्लांट किया गया है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके। BDDS जो टीम सीआरपीएफ की है, इसमें सीआरपीएफ के कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी टीम इस रास्ते को बड़े स्तर पर यहाँ पर डिटेक्ट करती है, जिससे कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। ये व्हीकल भी इस पूरे रास्ते में मौजूद रहेगी और आप देखिए तस्वीरों में कि मार्क्समैन व्हीकल है, पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। 360 व्यू इसके जरिए लिया जा सकता है, जिससे कि चारों तरफ तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से अगर कोई भी रास्ते में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको किस तरीके से उसके ऊपर नजर रखना है। इसके साथ ही सीआरपीएफ की जो रूट कॉन्वॉय है जो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाएगा, उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारा जो रूट है वो यहाँ पर तय है और इस रूट के तहत ही आगे की तरफ गाड़ियां बढ़ेंगी, जिसमें जो बस है उसको कैसे आगे जिसमें अमरनाथ यात्री होंगे उनको तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरा जो मार्क्समैन व्हीकल है उसको इसमें लगाया जाएगा। उसके लिए इस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है और सड़कों पर किस तरीके से जो वाहन है उसका मूवमेंट करना है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लगातार जो है वो मूवमेंट हो रहा है और जिसका मकसद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रह सके। श्रीनगर से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और पूरी सटीकता से मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना का ये पराक्रम दुनिया देख चुकी है। दुश्मन पहले से ही दहशत में है। इस बीच एक और खबर ने दुश्मन की नींद उड़ा दी है। भारतीय सेनाओं के लिए 52 सैटेलाइट्स निगहबान बनने वाले हैं। खास बात यह है कि इस परियोजना में इसरो के साथ निजी कंपनियों की भी अहम भागीदारी होगी। परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। शुरुआत अगले साल से होने वाली है। आपको बताते हैं कि कैसे ये 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहकर भारतीय सेना के मददगार और दुश्मन के लिए काल बनेंगे।
दुश्मनों का खौफ अब और बढ़ने वाला है। उनकी सांसें अब और ऊपर नीचे होने वाली है। इस खबर को सुनकर दुश्मनों का दम फूल जाएगा। इसकी वजह है अब दुश्मनों की हर चाल का पता हिंदुस्तान को पहले ही चल जाएगा। हर साजिश का खुलासा पहले ही हो जाएगा। चीन की टेढ़ी चाल की तस्वीर पहले ही आ जाएगी। पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा बहुत पहले ही चल जाएगा। दुश्मन के हर कदम पर भारत की पैनी नजर रहेगी। जल थल नभ हर जगह से दुश्मन के हर मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इससे पहले कि वो भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम दे, सेना उन्हें मटियामेट कर देगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनकी साजिश खाक हो जाएगी। चाहे वो साजिश बॉर्डर के पास करे या फिर अपने घर के अंदर या फिर समंदर में। हिंदुस्तान के लिए दुश्मन के घर में घुसकर मारना पहले से और आसान और सटीक हो जाएगा। इंडिया ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसको मेरे ख्याल दुनिया में याद किया जाएगा और स्पेशली उसका खौफ, उसका दहशत जो है वो चाइना और पाकिस्तान में जरूर महसूस करी जाएगी। देश की सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ सरकार तीनों सेनाओं को सबसे लेटेस्ट सैन्य साजो सामान उपलब्ध करवा रही है, वहीं स्वदेशी हथियारों से भी सेना लैस हो रही है। इसी कड़ी में सेना को मिलेगी वो 52 आंखें जो दुश्मन की हर गतिविधि की जानकारी देंगी। ये आंखें कुछ और नहीं बल्कि 52 सैन्य उपग्रह होंगे जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन की हर चाल पर हरदम नजर रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत खुद को भविष्य की लड़ाइयों के लिए और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना रहा है। और खास तौर पर जब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात होती है तो कम्युनिकेशंस की ताकत सबसे बड़ी ताकत बनती है। और इसीलिए अब भारत अपने लिए 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा और ये प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी बढ़ाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में 26,968 करोड़ रुपए का बजट पास किया। सैटेलाइट नेटवर्कों की तैनाती इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसी परियोजना के तहत इसरो 21 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनियां 31 उपग्रहों का निर्माण और इसकी लॉन्चिंग करेंगी। इस परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। परियोजना का पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक लॉन्च होने वाला है। पूरे नेटवर्क को साल 2029 के अंत से पहले अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना की देखरेख रक्षा मंत्रालय का इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने लगभग 27,000 करोड़ की लागत से इस 52 सैटेलाइट के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे तेज करने की जरूरत महसूस हुई और अब अगले साल यानी 2026 में पहली मिलिट्री सैटेलाइट स्थापित कर दी जाएगी। उसके अलावा जितनी भी दूसरी सैटेलाइट्स हैं उनको 2029 यानी कि अगले 4 साल के भीतर लॉन्च किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट आईडीएस के अंडर में होगा, यानी हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड, जो कि इन पूरी सैटेलाइट्स की निगरानी करेगी जिन्हें मिलिट्री पर्पसेस के लिए खास तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना का मकसद चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र में कवरेज में सुधार करना और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए साफ तस्वीरें प्राप्त करना है। सैटेलाइट्स दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैकिंग करके तीनों सेनाओं की सहायता करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस परियोजना को चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं और अंतरिक्ष में सैन्य प्रगति का जवाब भी माना जा रहा है। हमने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है और हमारे पास वो काबिलियत है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ तक बात है उसकी खूबियों की, तो जायज़ बात है कि आज से आगे हर वॉर में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सैटेलाइट अपने आप में वो ट्रांसपेरेंसी दुश्मन के बारे में क्लैरिटी से दे पाती है, कंटिन्यूसली सर्वेलेंस में रख पाती है, स्ट्राइक करने में भी मदद कर पाती है, क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है जब आप दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये डिसीजन हमारी काबिलियत के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तीनों की तीनों फोर्सेस का एक न केवल मोरल बूस्टर होगा, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर भी होगा। इस सैन्य सैटेलाइट परियोजना से दुश्मन सेनाओं की आवाजाही और तैयारी की सटीक जानकारी मिलेगी। उनके मिलिट्री बेस, हवाई अड्डे और हथियारों के भंडार सब पर हमारी नजर रहेगी। ये सैटेलाइट्स पूर्व निवारक सुरक्षा उपायों के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेज मुहैया कराएंगे, आपदा प्रतिक्रिया में सहायता करेंगे और वास्तविक समय की सीमा निगरानी को बढ़ाएंगे। 52 सैटेलाइट्स के जरिए संभावित खतरों का पता लगाना, पहचानना
और उन पर नजर रखने का काम किया जाएगा। आप उन सैटेलाइट द्वारा 52 क्यों? क्योंकि आपको नंबर इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है कि हर मौसम में, हर समय, साल के 365 दिन पूरे वो सैटेलाइट ऑर्बिट में इस तरीके से हों कि जहां आपका इंटरेस्ट है वो उस जगह की आपको लाइव तस्वीरें दे पाए, लाइव इंफॉर्मेशन दे पाए। सो वहां से उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि नंबर आपको इतना ज़्यादा चाहिए होता है। सैटेलाइट सर्विलांस यानी उपग्रह से निगरानी एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपग्रहों का इस्तेमाल करके धरती पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली जाती है। इसका मकसद स्थानों या टारगेट की निगरानी और डेटा संग्रह होता है। सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरा, रडार, इंफ्रारेड सेंसर और अन्य उपकरणों से लैस होते हैं जो वास्तविक समय यानी रियल टाइम में या नियमित अंतराल पर तस्वीरें, वीडियोस और दूसरे डेटा इकट्ठा करते हैं। सेना और सुरक्षा एजेंसियां इस डेटा का इस्तेमाल लक्ष्यों की पहचान, गतिविधियों की निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने में करती हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से दुश्मन के दुष्प्रचार और उसके झूठ को भी बेनकाब किया जा सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और गुड न्यूज दिखाते हैं। ये गुड न्यूज K6 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर है, जिसके परमाणु सबमरीन से परीक्षण की तैयारी हो रही है। इस K6 मिसाइल को DRDO ने बनाया है। खबर है कि इसे S5 परमाणु पनडुब्बी पर तैनात करने की योजना है। आपको बता दें कि इससे पहले इसका परीक्षण कर इसे हर कसौटी पर परखा जाएगा। इसलिए K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का समुद्री परीक्षण करने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भारत ये हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से भी ज्यादा गति और रेंज वाली होगी, क्योंकि इस गति मैक 7.5 यानी कि आवाज की गति से 7.5 गुना ज्यादा होगी और इसकी ऑपरेशनल रेंज 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस K6 मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि MIRV तकनीक यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस ये होगी, जिसका मतलब ये है कि एक ही मिसाइल कई टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकेगी। और तो और ये K6 मिसाइल न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड कैरी कर सकती है। साथ ही आपको बता दें, दरअसल भारत चूंकि पिछले कई सालों से अपने मिसाइल प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात है तो उसमें कई श्रेणी की मिसाइलें भारत के पास मौजूद है। लेकिन K6 मिसाइल विकसित होने के बाद भारत की उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये देश है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK। और अब भारत K6 मिसाइल के सफल समुद्री परीक्षण के साथ उनमें से एक होने जा रहा है। और आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बेहद शानदार दिन साबित हुआ है। दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से मानसूनी बारिश में तरबतर हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं मैदानी इलाकों में सैलाब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। मानसून में आने वाली मुसीबतों से दो हाथ करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल में प्रशासन अलर्ट है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में मॉक ड्रिल करके तैयारियों को परखा गया। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। झमाझम बारिश का लोग आनंद उठा रहे हैं। वहीं कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। जहां आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, हमारा हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहां हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहां वेरी हैवी रेनफॉल से ज़्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से वहां बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहां हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहां भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो लो प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण हमने आज उड़ीसा के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, रेड अलर्ट है। झारखंड के लिए भी आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है, वहां भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है। ओवरऑल
जो मानसून है इस समय पूरे एक्टिव फेज में है और ऑलमोस्ट पूरा कंट्रीज में ही रेनफॉल, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न में आने वाले 6 से 7 दिन हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल चलता रहेगा। एक तरफ मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ इस मूसलाधार आफत से निपटने की जोरदार तैयारियां भी की गई हैं। भारी बारिश में सब कुछ सामान्य रहे, लोगों को नुकसान न पहुंचे, आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज जोरदार तैयारी देखी गई। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इसके तहत 5 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में 23 स्थानों पर बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास भी किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और अन्य राहत एजेंसियों की टीमें संयुक्त रूप से शामिल हुई। तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसमें एक मॉक ड्रिल कर रही है और मॉक ड्रिल में भापेगी कि किस तरह से प्रशासन जो है वो तैयार है आपदा से निपटने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार आपदा की स्थिति पैदा हो रही है और इस तरह से एक मॉक ड्रिल भी की जा रही है। मॉक ड्रिल में पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच कई इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी के मद्देनजर सेंसिटिव इलाकों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया गया। देखिए, हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन उन्हीं जनपदों में किया है और उन्हीं क्षेत्रों में किया है जहां पर अमूमन बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने 5 जनपदों में 23 स्थानों को चयन किया है इस मॉक ड्रिल के लिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनपदों में देख रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह से करते हैं हमारे जनपद, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, जो उपकरण है उनका किस तरह से उनका संचालन का अभ्यास किया हुआ है लोगों ने, रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर जहां बनाया हुआ है जहां लोगों को रखेंगे वहां किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहां बिजली पानी की, खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश परेशानी की वजह बन चुकी है। तेज बारिश के बाद मंडी में बैस नदी का जलस्तर बढ़ गया। लगातार बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। हालात पर प्रशासन की नजर है और उसके मद्देनजर तैयारी भी की गई है। मॉनसून को लेकर जो है पहले भी हमारी जो है स्टेट लेवल की बैठक हुई। आज उसी संदर्भ में हमने एक रिव्यू मीटिंग रखी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, एसडीआरएफ व अन्य विभागों के साथ हमने जो है अभी तक का जो सिचुएशन है और जो तैयारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, निचले लेवल पर, उसके बारे में रिव्यू किया। और इनको जो है हमने जहां पर और ज़्यादा जो है प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है उसके बारे जो है जरूरी जो है दिशा निर्देश दिया है। पहाड़ों पर बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। खास बात यह है कि लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए हिमाचल में मंडी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बढ़ती बारिश ने और मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है कि खासकर जो डिजास्टर प्रोन एरिया है या जहां पर पहले दंगे का काम हुआ या जहां पर पहाड़ गिरने से लैंडस्लाइड से बचाए गए, तो उन इलाकों में या उन स्पॉट्स पर अब खतरा पहले से ज्यादा मंडरा रहा है। मंडी का ये विश्वकर्मा चौक और उसके सामने की ये विश्वकर्मा पहाड़ी कही जाती है जहां पर ये रॉक मोल्डिंग आपको नजर आ रही है की हुई, और इसका ठेका भी हुआ था 1,66,00,000 में, जिसको फिर रिपेयर भी किया गया क्योंकि पहले ये 2023 की बरसात में पूरा ये डंगा ऊपर का जो सेफगार्ड किया गया था और पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। लेकिन अब देखिए कि इस बार भी लैंडस्लाइड हो रही है, हल्की हल्की मिट्टी, हल्के हल्के पत्थर आपको गिरते नजर आ रहे होंगे। मैदानी राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और तेज बारिश का दौर बना हुआ है। यहाँ कई इलाकों में सैलाब देखा जा सकता है। इस बीच ये तस्वीर जमशेदपुर से आई है, जिसमें सैलाब के बीच फंसा एक शख्स पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता नजर आया। दिल्ली से अनमोल बाली, देहरादून से अंकित शर्मा के साथ मंडी से अमन भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।
तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।